देखिए, जो अगर डेथ वारंट की ऐसी बात कर रहे हैं हाँ। बच्चे, ये उनकी नासमझी और नादानी है। भारत की ये बड़ी विविधता रही है कि भारत के अंदर मनुष्यों के साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं हुआ और वहाँ समाज के हर क्षेत्र में, हर जगह आज भी चल रहा है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो कोई भी। तो जो विश्वविद्यालय हैं, जहाँ से बच्चों का भविष्य बनता है, जो देश का भविष्य हैं, जो देश को आगे चलाने वाले लोग होते हैं, उनके भविष्य से अगर जो लोग ऐसी मानसिकता रख रहे हैं कि डेथ वारंट है, तो मैं समझता हूँ कि ये देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आया हूँ, ये देखने के लिए आया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी का उसका आज निर्णय आने वाला था। अभी तक तो कोई फैसला नहीं आया, लेकिन सुनवाई में ये आ रहा है कि फैसला जो है अभी कुछ दिन के बाद उसका फैसला आएगा। अभी उसका डेट नहीं आ पा रहा है, तो आने वाले देखेंगे कि आखिर फैसला किसके पक्ष में आता है और क्या निर्णय आएगा, अब देखने वाली बात है। मैं आगे आपसे जो वकील हैं उनसे बात कराता हूँ। मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। आज जो मैटर यूजीसी पर लगा, उसकी सुनवाई नहीं हो सकी, सुनवाई पर नहीं पहुँचा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही सुनवाई पर आएगा मैटर और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। राजेंद्र कुमार, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आज जो ये मैटर चल रहा है यूजीसी का, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसमें समानता का पक्ष प्रिवेल करे और अल्टीमेट डिसीजन उस लेवल पे। साहब, आज 19 मार्च है, आज के दिन यूजीसी पर सुनवाई था। अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया कि आगे क्या हुआ क्या नहीं। आप यहाँ का तो अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे दर्शकों से बताएं क्या हुआ यूजीसी के बारे में आज। देखिए, यूजीसी का मैटर आज लिस्टेड था, लेकिन कोर्ट की व्यवस्था के कारण कोर्ट के जो केसेस हैं सीनियरिटी से चलते हैं और कोर्ट सारे केसेस की सुनवाई आज नहीं कर पाया। इस कारण से उसमें ये यूजीसी का मामला भी सुनवाई पर नहीं पहुंच सका। कोर्ट की बाध्यता होती है क्योंकि एक समय की सीमा है, उस समय सीमा में ही काम होता है। तो जो केसेस नहीं सुने जाते हैं उसकी डेट जो है रजिस्ट्री फिर लगाती है। अब देखना ये है कि इसमें फर्दर जो तारीख है वो कौन सी तारीख लगेगी। बहुत जल्दी की भी तारीख हो सकती है। तो रजिस्ट्री है उसका अपडेशन जो है आज शाम या कल तक कर देगी, तो इससे पता चलेगा कि ये मामला अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में किस दिन सुनवाई पर आएगा। तो मैं कह रहा हूँ यूजीसी ऐसा क्या है इसमें कि दो धड़े में समाज बट रहा है, एक तरफ पक्ष में है, विपक्ष में है। जो अगड़ी जात जिसको कहते हैं सवर्ण, वो उसका विरोध कर रहे हैं कि ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए डेथ वारंट है। क्या वाकई में आपको दिखता है कि ये उनके अन्याय के लिए यूजीसी आया है? देखिए, जो अगर डेथ वारंट की ऐसी बात कर रहे हैं बच्चे, ये उनकी नासमझी और नादानी है। भारत की ये बड़ी विविधता रही है कि भारत के अंदर मनुष्यों के साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं हुआ और वहाँ समाज के हर क्षेत्र में, हर जगह आज भी चल रहा है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो कोई भी। तो जो विश्वविद्यालय हैं, जहाँ से बच्चों का भविष्य बनता है, जो देश का भविष्य हैं, जो देश को आगे चलाने वाले लोग होते हैं, उनके भविष्य से अगर जो लोग ऐसी मानसिकता रख रहे हैं कि डेथ वारंट है, तो मैं समझता हूँ कि देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो ये यूजीसी नोटिफिकेशन लाया 13 जनवरी 2026 को, उस एक्ट का मकसद यही था कि जो बच्चे अनुसूचित जाति, जनजाति, जिनके साथ अगर विश्वविद्यालय के अंदर कोई भेदभाव होता है,
उनको पढ़ने में कहीं कोई रुकावट आती है तो वह भेदभाव ना हो, इसलिए उसमें कमेटी बनाने का प्रावधान रखा गया। अगर कोई इस तरह का उनका उत्पीड़न होता है तो कमेटी उस पर निर्णय करती है। तो ये कोई सही दिशा में कदम उठाया गया है यूजीसी के द्वारा, जिससे कि समाज के जो वंचित बच्चे हैं वह आगे पढ़ लिख करके अच्छा अपना देश में योगदान दें, देश का निर्माण करें। आपने देखा होगा एक पीएचडी स्कॉलर रोहित बोमेला हुए आंध्र प्रदेश से, उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ था। अगर उस समय इस तरह यूजीसी का कोई कानून होता, नियम होता, तो शायद उस बच्चे की डेथ नहीं होती और वो बच्चा आज हो सकता है कि इस देश में कहीं ना कहीं अच्छी सेवा देता। अभी जल्दी कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये कहा गया कि एक और रोहित वेमुला की हत्या हो गई। तो इस तरह बच्चों को इतना उत्पीड़ित कर दिया जाता है कि वह अपने जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। तो ये डेथ वारंट तो रोकने के लिए किया जा रहा है जी, न कि डेथ वारंट होने के लिए किया जा रहा है। ये डेथ वारंट को रोकने के लिए ये नियम लाया गया है। सर मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे यूजीसी कॉलेजों में ये लागू होगा ये नियम, लेकिन मैं देख रहा हूँ खेते खलिहानों में भी ये जो विरोध समर्थन चल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए यह जो मामला है ना, क्योंकि बच्चा कहाँ से आता है? बच्चा समाज से आता है। जब बच्चा जन्म लेता है समाज के अंदर, परिवार में जन्म लिया, फिर वो समाज के अंदर आता है, बड़ा होता है, विद्यालय इसमें जाता है, स्कूल विद्यालय कॉलेज में, है ना। तो अगर जो गांव के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, किसान लोग बातें कर रहे हैं, वो पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। तो ये एक समाज का हिस्सा है, समाज के हिस्से को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन इस बात को समाज के हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिए कि जो भारतीय संविधान समानता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, बराबरी की बात करता है, मानवता की बात करता है, तो क्या उन बच्चों के साथ अगर बराबरी हो रही है, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उसको रोका जाए विश्वविद्यालयों में। तो इस तरह का अगर कोई चर्चा करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या आप मानते हैं या इसको अपने भाषा में, वकील की भाषा में समझाएंगे, यूजीसी किसी को बढ़ा रहा है, किसी को नीचे गिरा रहा है? जैसे कहा जा रहा है कि यूजीसी आएगा तो जो ओबीसी है, एससी है, इनके तो बच्चों को सुनवाई होगी, लेकिन हमारे बच्चों को कौन सुनेगा? हमारा तो वहाँ कोई रहेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। वहाँ जो कमेटी है, अगर किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता है तो उसको सुना जाएगा, लेकिन इन बच्चों पर जातीय आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जातीय आधार पर इनके साथ कोई भेदभाव ना हो, अत्याचार ना हो, उसको रोकने के लिए किया गया है। चाहे वो स्टूडेंट के द्वारा हो, चाहे वो टीचर्स के द्वारा हो। स्टूडेंट पर यही नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट और स्टूडेंट आपस में ही इस तरह का अत्याचार आपस में करते हैं, टीचर्स भी अत्याचार करते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये सिस्टम क्रिएट किया गया। और राइट टू इक्वलिटी तो सभी के लिए है, सभी को एक है, एक प्राथमिकता दी गई है इस वर्ग के लोगों को कि जिससे उनका उत्पीड़न रोका जा सके। सर इसको कैसे देखते हैं? पूरा फैलाया जा रहा, भ्रम फैलाया जा रहा। हम तो 15% है, ये 85% हम कैसे शोषण कर सकते हैं, कैसे अत्याचार कर सकते हैं? ये हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। कौन कह रहा है? सवर्ण लोग करें, हम तो 15% है, ये तो 85%। 85% 15% थोड़ी शोषण कर पाएगा। जो 15% अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है कि 15% जो लोग हैं वह 85% का शोषण नहीं कर सकते, यह तर्क बिल्कुल ही असंगत है और वितर्क है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप देखिए भारत देश के अंदर जो 15% लोग हैं, जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से वही शासक बने हुए हैं। भले ही ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी शासक कौन है? वही 15% लोग हैं। और जब देश आज़ाद नहीं था
उससे पहले तो वो 100% ब्रिटिशर्स की बात पहले राजा महाराजा ये सारे कौन थे? वही उन्हीं 15% लोगों में से थे जो हमेशा इस देश पर शासक रहे हैं। तो ये बात कैसे कही जा सकती है कि भाई जो 15% लोगों का के ऊपर अत्याचार हो जाएगा, उनका तो अत्याचार हो ही नहीं सकता है। और जो 85% लोग हैं वहाँ 85 गुटों में बटे हुए हैं, धड़ों में बटे हुए हैं। वो 85 जगह हैं, एक जगह नहीं है। हाँ, अगर 85 एक जगह हो जाएं तो 15% उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन 15% 85% का उत्पीड़न कर रहे हैं और उसी उत्पीड़न को रोकने के लिए नियम बनाया गया। अगर उनका उत्पीड़न नहीं 15% के लोग करते तो क्या जरूरत थी यूजीसी को ये नियम लाने की? यूजीसी इसीलिए तो नियम लाया है ना। 2012 में ये यूजीसी इक्विटी एक्ट लागू किया गया था, लेकिन तब कोई उनको दिक्कत नहीं थी। दिक्कत अब तब हुई है जब उसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को जोड़ दिया गया है। अब उनका कहना है कि एसटी एससी ओबीसी ये इन लोगों पे अत्याचार होता है तो बचा कौन, यानी हमें तो पहले ही क्रिमिनल मान लिया गया है। तो इसका वो विरोध कर रहे हैं कि आप हमें क्रिमिनल मान लिए और इसका बहुत बड़ा मिसयूज होगा, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपके बच्चे उठेंगे किसी भी बात को लेके सीधे उन पे वो कर देंगे, उनको क्लेम कर देंगे, तो ये मिसयूज होगा, इसकी उनको चिंता है। उनको जो उनका आधिपत्य बना रहा है अभी तक वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसकी उनको चिंता है। चूंकि उन्हें ऐसा महसूस अब होने लगा है, एससी एसटी का जो 2012 में इक्विटी एक्ट बना, अब 2026 13 जनवरी 2026 को जब यूजीसी नोटिफिकेशन लाता है उसमें ओबीसीज को भी जब जोड़ देता है तो उन्हें लगता है कि एससी एसटी ओबीसीज के जो बच्चे हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। अगर 85% इकट्ठा हो गया तो वो 15 रह जाएंगे। उन्हें चिंता ये हो रही है, उन्हें घबराहट ये हो रही है, तो इनको इकट्ठा मत होने दो, इसलिए वो चिल्ला रहे। जो कमेटी बन रही है 10 लोगों की, उस कमेटी का जो हेड होगा वो बीसी होगा और देश के 99% जगह बीसी जो हैं वो उन्हीं के लोग हैं। फिर भी उनको चिंता क्यों है? बीसी तो बीसी बिना बीसी के परमिशन के कुछ होगा नहीं, बिल्कुल बीसी वही है। उसमें एससी एसटी ओबीसी का एक एक प्रतिनिधि अनिवार्य कर दिया गया है, तो इससे उनको इतना दर्द क्यों? इसमें जो कमेटी बन रही है, अभी जो नया अमेंडमेंट हुआ है, उस कमेटी में जो हेड होगा कमेटी का वो बीसी होगा और देश के 99% जो यूनिवर्सिटी हैं वहां के जो बीसी हैं वो उसी 15% से आते हैं। इसमें सिर्फ एक एक प्रतिनिधि एसटी एससी ओबीसी का होना अनिवार्य किया गया है, तो फिर भी उनको टेंशन इतना क्यों हो रहा है? जैसा कि साहब ने बताया अभी कि 15% लोग जो रहे हैं शासक वही रहे हैं, उनकी कुछ लोगों को भी आदत पड़ चुकी है। शासक कभी सवाल में नहीं घेरे में गिरता। आप बात समझिए, वो सवाल कर सकता है, उससे सवाल पूछे उससे गरीबों को ठेस पड़ती है। आप ऐसा देखिए कि जो ये बनाया है प्रोविजन, इसमें ये थोड़ी कहा है कि तुमने कंप्लेंट की सजा हो जाएगी। उन्होंने ये बोला है कि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वंचित कोई भी हो। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए है, कोई भी, बिल्कुल कोई भी महिला है पुरुष है, कोई भी ये महसूस करता है कि मेरे साथ में भेदभाव किया जा रहा है, वो खड़ा हो जाए। तो उसमें 15% भी है, 85% भी है। ये लाइन पड़ती कहाँ पर है? ये डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? सवाल सुनने के आदी नहीं है। जब हम कंप्लेन करेंगे सवाल पूछा जाएगा, जवाब देने के वो आदी नहीं है, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है रूल करने की। अब वो कटघरे में आ जाएंगे। इस पूरे, आप दो चीज समझिए अलग अलग, डिस्टॉर्टेड फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेड फैक्ट, ये दो अलग अलग धारणाएं होती हैं। इसमें दोनों ही काम कर रही हैं। एक वर्ग जो स्पेसिफिक वर्ग है वो इसकी दी हुई बातों को फैला नहीं रहा, डिस्टॉर्ट कर रहा है, विसंगतियां पैदा करके मिसरिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को। जैसे गांव में जा रहे हैं या और जो लोग जिनका कोई मतलब नहीं है इससे विरोध पैदा करने के लिए, सिर्फ वो डिस्टॉर्ट करके उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहा है। पढ़ा किसी ने भी नहीं है, ना उसने पढ़ा जो ये डिस्टॉर्ट कर रहा है, ना उसने पढ़ा जो विरोध कर रहा है। इसकी आड़ में वही लोग जिनको शासन की आदत पड़ी है, सवाल का जवाब देने की आदत नहीं है, तकलीफ उनको है। सर एक सवाल आपसे है कि दिल्ली के जेएनयू के जो कुलपति हैं खुद ओबीसी हैं, वो कह रही हैं कि दलित एससी एसटी ओबीसी विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इनको पीड़ित बताने का शौक है। इनके बयान को कैसे आप देखते हैं?
मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग शासक बन चुके हैं, कुछ लोग शासक से अपने आप को चिन्हित करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करते हैं। वो वर्ग है जो या तो कभी उसने प्रताड़ना झेली नहीं, वो हमेशा क्रीमी लेयर में रहा, या फिर उसने कभी देखी नहीं ऐसी होती हुई बातें, तो वो संभव है अज्ञानता से या अपने स्किन सेव करने के लिए, उनकी गुड बुक्स में आने के लिए ऐसे बयान देंगे। नहीं, वो खुद ओबीसी है ना, रहे तो क्रीमी लेयर बता तो रहे हैं। वो उनके गुड बुक्स में आने की कोशिश करेगा कि भाई मैं तो देखो आपसे मिल रहा हूँ, मैं इसमें झमेले में नहीं पड़ता। तो क्या लग रहा है कि ये जो फैसला है किसके पक्ष में आएगा, जो विरोध करें उनके या जो करें कि हमारे समर्थन में है? वकील होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि वकील कोर्ट का ऑफिसर होता है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं। हमारा काम है अपने मुद्दों को स्पष्ट तरीके से सामने रखना, फिर चाहे मैं इस पक्ष में खड़ा हूँ चाहे इस पक्ष में खड़ा हूँ। निर्णय क्या आएगा कि जज ने देखना होता है, वो क्या महसूस करते हैं क्या नहीं करते वो उनका प्रोरोगेटिव है। क्या होना चाहिए मैं ये कह सकता हूँ कि समानता की जहाँ बात हो, फिर चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, नेता हो या कोई भी हो जी, वो समानता का पक्षधर होना चाहिए, वैसी बात करनी चाहिए। लास्ट सवाल सर आप दोनों से, सर आप बताएं थोड़ा एक सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आज मैं देखा वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और जो पीड़ित समाज है वहां नजर नहीं आए, वही लोग ज्यादा थे। तो कैसे हमारे दर्शकों को बताएं समझाएं कि क्या ये लोग मायूस हैं जो जिसके समर्थ में जो पीड़ित लोग हो वहां पर कम संख्या दिखा, क्यों ऐसे कैसे देखते हैं आप? मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहूंगा, आप फर्ज करें आपके पास 100 भेड़े हैं, 100 भेड़ हैं, उनको चराना है, चरवाए कितने चाहिए होंगे आपको? 4-5, और साथ में अगर पालतू शिकारी कुत्ते भी हों तो चराना कितना आसान है, कोई दिक्कत पड़ेगी? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग जिसको हम 85% कह रहे हैं, हम लोग भेड़ बने हुए हैं, ना हम पढ़ने के शौकीन ना जानने के शौकीन। जिसने तो कह दिया धारा में बहकर कि जिससे भेड़ होती है, जिस दिन भेड़ से हम भेड़िया बनने शुरू हो गए उस दिन चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भेड़िया एक ऐसा जंगली जानवर है जिसको कोई टेम नहीं कर सकता, पालतू नहीं बन सकता। आप शेर को पालतू बना सकते हो, देखा होगा आपने चिड़ियाघर में, जंगलों में, इतना ये सर्कस में देखा होगा, भेड़िया कहीं नहीं देखा होगा पालतू बना हुआ। सर आप उसकी आदत नहीं है। जी, आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें सर। देखिए, जो आपने आज प्रश्न किया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बहुत सारे लोग मौजूद थे और मीडिया के सामने इस तरह की बातें आई, जहां बता रहे हैं कि इस तरह के नारे भी लगे हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट प्रांगण में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा स्थान है जहां पर भारतीय संविधान चलता है, भारत के कानून चलते हैं, और भारत के कानूनों के खिलाफ और संविधान के खिलाफ अगर कोई नारा लगाता है तो ये देश के खिलाफ है, और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, मेरे ख्याल से स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए। जो लोग अगर सुप्रीम कोर्ट प्रांगण में इस तरह की बात करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।